नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है इस वीडियो का, वो है कोशिका का खोजकर्ता कौन था। तो कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, या कोशिका की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सही उत्तर है रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है अगर आपको पता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों की कोशिका में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो पौधों की कोशिका में उपस्थित जो हरा रंग का जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन, या फिर क्लोरोफिल, या केरोटीन, या मिलेनिन? क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है या क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम बताना है आपको। किसका? डीएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड, डीऑक्सी रेपिस्टेरी एसिड, या डायनामिक न्यूक्लिक एसिड। सही उत्तर क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होता है? ए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा ऐसा ही एक आरएनए भी होता है। ये डीएनए जो होता है ना डबल स्ट्रैंडेड होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पशु कोशिकाओं में कौन सा ऑर्गेनेल अनुपस्थित होता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस। देखिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। राइबोसोम प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। यहाँ पे नहीं पाया जाता है तो वो पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है कहाँ पर पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में, यानी कि पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी जंतु कोशिका या पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में या मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही उत्तर क्या होगा? चलिए अब हम बात कर लेते हैं सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 206 हड्डियां जो हैं वो मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार होता है? ठीक है, रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो उसके लिए जिम्मेदार प्रोटीन कौन होता है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, ग्लूकोज, या फाइब्रोनोजन? ठीक है, सही उत्तर क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन के लिए ये प्रोटीन जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर, जिसको बोलते हैं अग्नाशय, इसी को हम पैनक्रियाज बोलते हैं, थायराइड, या अधिवृक्क ग्रंथि? सही उत्तर क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, लीवर जो है हमारे पाचन के लिए बहुत ही जरूरी अंग है, या ग्रंथि कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम जो हैं क्या होते हैं? सिंथेसिस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अग्नाशय आपको पता है इंसुलिन के लिए बहुत ही जिम्मेदार ग्रंथि है। ठीक है, और थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? जिसको भी पता हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7.4 इसका क्या होता है? पीएच होता है हमारे ब्लड का। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो है सामान्यतः होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, वाटसन और क्रिक, और थॉमस मॉर्गन। सही उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। आनुवंशिकी के
पितामह किसे कहते हैं या जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। ठीक है, उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसने खोजी थी। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल या संरचना जो दिया था, किसने दिया था। ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, रॉबर्ट हुक, मेंडल, चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था, या डबल हेलिकल संरचना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, या खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणसूत्र की संख्या मनुष्य में कितनी होती है। तो सही आंसर आप लोगों को पता है कितनी होती है, कमेंट करके जो बताइएगा। 23, 46, 48 या 50, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर जो है वो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में 23 जोड़ा लिखा होता तो 23 जोड़ा करेक्ट हो जाता। ठीक है, बशर्ते कि उसमें 46 नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि 23 जोड़ा और 46 दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो 23 होगा या तो 46 होगा। अगर जोड़े में बात करेंगे तो दोनों नहीं हो सकते यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, 23 जोड़ा और 46 जोड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, जोड़े में बात करेंगे अगर 46 जोड़ा लिखा हो तो ऑलरेडी गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे 23 जोड़ा लिखा होता तो क्या होता, वो भी सही होता, और 46 जोड़ा लिखा होता तो ऑलरेडी गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 23 जोड़े का मतलब 46। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कुल कितनी होती है, 46 होती है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया के बारे में कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये 10th के सिलेबस में भी है। हीमोफीलिया ये जेनेटिक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आनुवंशिकता को पढ़ाया जाता है। हीमोफीलिया क्या है, ये एक रक्तस्राव विकार है, एक संक्रामक रोग है, एक वायरल संक्रमण है, एक तंत्रिका संबंधी रोग है। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक रक्तस्राव विकार है। हीमोफीलिया से ग्रसित बीमार जो व्यक्ति है, हीमोफीलिया से जो ग्रसित व्यक्ति है, उसको अगर कहीं ब्लडिंग होने लग जाती है, या फिर कट जाए, फट जाए, ब्लडिंग होना शुरू हो जाए, तो ब्लड का क्लोटिंग नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में ब्लडिंग हो जाती है और व्यक्ति को बचने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, एक रक्तस्राव विकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में अंतर करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है। तो डीएनए और आरएनए में एक प्रमुख घटक होता है, वो उस घटक का क्या नाम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर या फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर है शुगर। ठीक है, आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर पाया जाता है। ठीक है, यही अंतर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा घटक कौन सा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सबसे बड़ा घटक होता है वो जैविक घटक होता है। ठीक है, बायोटिक कंपाउंड होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या हो गए, प्लांट हो गए, क्या हो गए, प्लांट। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गए, जो शाकाहारी जंतु हैं। कौन से, शाकाहारी जंतु, वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सही उत्तर क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, यानी कि अगर इनका जो अनुपात है हमारे वायुमंडल में बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन सा तत्व है। तो पृथ्वी पर जीवन का आधार तत्व जो है वो क्या है, वो कार्बन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर पर कौन सा जीव पाया जाता है। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर का जो जीव है वो है शीर्ष शिकारी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उच्च मांसाहारी जिसको कहते हैं। ठीक है, शीर्ष शिकारी जिसको कहते हैं वो है। अगला प्रश्न है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था। तो पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसकी खोज किसने की थी, तो खोज के लिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर है, लुई पास्चर है, वाटसन क्रिक है और रॉबर्ट हुक है। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन की खोज करता है। वैक्सीन का पहला सफल उपयोग किस बीमारी के लिए किया गया था। तो वैक्सीन का पहला सफल उपयोग किया गया था किसके लिए, पोलियो, चेचक, टाइफाइड या मलेरिया। सही उत्तर क्या है, तो वैक्सीन का सबसे पहला सफल उपयोग जो है चेचक के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका संस्कृति का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो कोशिका संस्कृति का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है।
अगला है ऑप्शंस हैं ऑप्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कृषि, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, उपरोक्त सभी। कोशिका संस्कृति मतलब कि कोशिका सेल कल्चर की बात यहाँ पे हुई है, ठीक है, ठीक है, संवर्धन की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृति मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि संस्कृति का मतलब अलग चीज़ हो गया और संवर्धन का मतलब हो गया कल्चर यहाँ पे, ठीक है। तो सेल कल्चर जिसको बोलते हैं, कोशिका संवर्धन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत हो सकता है सही भी हो। चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोशिका या सेल कल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शंस हैं कृषि, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सेल कल्चर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीएम फसलों का पूरा नाम क्या है? जीएम फसल, ठीक है। तो जीएम फसलों का पूरा नाम होता है जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें। क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें, ये जीएम फसल है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो मनुष्य में ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत? मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो पर्यावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है, पर्यावरण में अपने आप को फिट कर लेता है, वो जीवित रहेगा। जो नहीं फिट कर पाएगा वो अपने आप को या अपने आप को पर्यावरण के अनुकूलित ढाल नहीं पाएगा, वो उसकी जो है विलुप्ति हो जाएगी, ठीक है, उस जाति की, उस जीव की विलुप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? सबको पता होगा, मुझे बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से हमको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए बता ही दिया मैंने तो। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शुगर स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शुगर स्तर को यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? ऑप्शन है एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन। हार्मोन्स में शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।